सो देखो, फ्रिक्शन इज बेसिकली क्यों होता है ये हमने देखा। इट अपोजेस इम्पेंडिंग मोशन या रिलेटिव मोशन। इट्स बेसिकली अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज पैरेलल टू सरफेस, और इसका ओरिजिन है इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। इसका ओरिजिन कहाँ पर है? इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। ठीक है, अब इसका हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। वी आर सेइंग वन ऑफ द पार्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, अनदर पार्ट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? इट अपोजेस इंपेंडिंग मतलब होने वाली मोशन। सो बेसिकली हियर object is at rest and force and an external force is trying to move the object। और यहां पर आप कहते हो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू is either less than or equal to mu s into n, where Fs is static frictional force, mu s is coefficient of static friction, और n मतलब क्या है? कौन बताएगा व्हाट इज n? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। बहुत बढ़िया। देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन के और दो टाइप है। कौन कौन से? स्लाइडिंग फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन। ये दोनों भी काइनेटिक फ्रिक्शन के पार्ट है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन मोशन। ठीक है, सो मूविंग ऑब्जेक्ट को भी जो दो सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रही है उसको अपोज करने का काम स्लाइडिंग फ्रिक्शन करेगा। ठीक है, और यहां पर ये वैल्यू आती है हमारी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स is equal to mu k into n। ठीक है, here ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा mu k into n, where mu k is coefficient of kinetic friction, n is normal reaction। अब यहाँ पर दो चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखनी है। सर कौन सी चीजें? बिल्कुल लिखते हैं, जस्ट एक मिनट रुको।
यहाँ तो एक वैल्यू अगर आप और ब्रैकेट करके डब्बे में लिख सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी? म्यू एस इंटू एन, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, इससे कम ही हो सकती है या इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आया है ध्यान में ये वाला पार्ट? अच्छा देखो, अगर इतना ध्यान में आया तो अगला पार्ट डिस्कस करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स is independent of एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट सरफेस का एरिया कितना है, इसके इंडिपेंडेंट है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। इज इट क्लियर? दूसरा पॉइंट इतना ही इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शनल फोर्स is nearly independent of velocity। क्या सही है? फिर फ्रिक्शनल फोर्स depends on area, sorry, nature of surfaces in contact। That is coefficient of friction। म्यू एस और म्यू के। It is different for different surfaces। सरफेस का नेचर बदल गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बदल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन। इस पर डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन एन। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। This normal reaction is not always equal to weight। क्लियर है क्या इतना? सर चौथा पॉइंटचा एग्जांपल द्याल का? जाएंगे उसके तरफ, ध्यान में रखो सिर्फ अभी इतना। ठीक है,
और एक और चीज जो यहाँ पर ही हम नोट डाउन कर लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is greater than coefficient of kinetic friction, and static friction का force is greater than sliding friction is greater than rolling friction. क्या सही है? Static is greater than sliding is greater than rolling. Clear? Yes, sir. Okay. So देखो, एक सिंपल दो तीन चीजें और इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने क्या कहा अभी? ये ऑब्जेक्ट है 2 kg का। कितना है? 2 kg। एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ पर 0.2, 0.2, 0.4। सो मुझे यहाँ पर बता दो, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहेगा? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहेगा? सर देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एन। कितनी आ जाएगी ये म्यू एस इंटू एन की वैल्यू? 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। कितनी रहेगी नॉर्मल रिएक्शन? 3n। सर 20 मतलब 10 से a करके मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही है, इसका वेट है m इंटू जी, और इस वेट को बैलेंस करने का काम नॉर्मल रिएक्शन करेगी। क्या सही है? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो नहीं रहा है, इसका मतलब वेट जितना है उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन रहेगी। दिस इज 2 इंटू 10, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पुट कर दी हमने 20। कितना आ जाएगा ये? 8 न्यूटन। सो अब मुझे बताओ, केस 1 में क्या होने वाला है, केस 2 में क्या होगा? केस 3 में क्या होगा? क्या होने वाला है केस 1 में? आपने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये आप वो फोर्स लगाने वाले, क्या होगा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा? बोलो। पहले दो केस में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा?
आंसर सही है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, बट फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है जो अप्लाइड फोर्स है उससे। बहुत बढ़िया। यहाँ तो पर जो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। सो पहले ओके, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है या क्या क्या होगा, ये क्यों नहीं मूव करने वाला है? ये पहले केस में आपने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहेगा इसके ऊपर लगने वाला? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 8 न्यूटन का फोर्स लग गया। यहाँ पर ओके, चलो बढ़िया। 8 न्यूटन, 8 न्यूटन। तीसरा मूव करेगा। क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? तीसरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि उसमें अप्लाइड फोर्स रिलेटिव जो फोर्स है वो ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन से। कौन से डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में। ओके ओके ओके। अरे 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 अरे। ये दूसरे केस में क्या हो रहा है फिर? सर 1 न्यूटन ने कमी है, फ्रिक्शन फोर्स फिक्स्ड है, आपण लावलेला फोर्स। तो फिर क्या होगा? ये 7 न्यूटन है, 8 न्यूटन है, तो यहाँ पर तो 1 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट में रहेगा। हो सर। ये अरे 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 अरे, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। हाँ। ये 3 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन है आपके हिसाब से, तो इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स रहेगा। अब जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मोशन होनी चाहिए। मतलब अगर आपने इस पहले केस में 3 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा 5 न्यूटन के फोर्स से। होता है क्या कभी ऐसा? तो देखो जरा ठीक से देखो। हाँ, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू, आपने हमेशा इक्वल टू का ही साइन लिया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 8 न्यूटन, पर उसके पहले इसकी वैल्यू क्या रहेगी? तो फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, इट अपोजेस इंपेंडिंग मोशन। होने वाले मोशन को रोकने का काम फ्रिक्शनल फोर्स का है। यहाँ पर मोशन कौन सा फोर्स कर रहा है? सर यहाँ पर मोशन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ 3 न्यूटन का फोर्स। फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन अपनी वैल्यू 3 न्यूटन कर देगा। 1 किलो एप्पल लेने के बाद 5 किलो के पैसे देते हो क्या आप? जेब में 5 किलो के पैसे है इसलिए? नो सर। क्यों नहीं देते हो? आपकी जेब में तो पैसे है, घर से तो दिए हैं। एप्पल लेकर आओ, आपको 500 की नोट दे दी, आपने 1 किलो एप्पल लिए, 500 दे दो। क्यों नहीं देते हो? सर क्योंकि उस क्वांटिटी की प्राइस उतनी रहती है और उतना ही होगी। क्योंकि उतने देने की जरूरत नहीं है। सही है। सो फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन का काम है होने वाले मोशन को रोकना। यहाँ पर मोशन जिसके कारण हो रही है उसको अपोज करो ना। 1 किलो लिया तो 1 किलो के पैसे दो ना। 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन खुद की वैल्यू 7 न्यूटन रखेगा। 3 न्यूटन लग रहा है तो फ्रिक्शन खुद की वैल्यू 7 न्यूटन रखेगा। हाँ, अब आप ऐसे गाड़ी पर गए जहां पर इंपोर्टेड टांजानिया के एक गांव के एप्पल है और एक एप्पल वहां पर 1000 रुपए केजी है, तो क्या आपके 500 रुपए में एप्पल आ जाएंगे क्या? नहीं नो सर। आएंगे। पर आपको वो एप्पल लेने ही है, फिर आप क्या करोगे? 500 रुपए के आधा केजी आ रहे, क्या आधा केजी दे दे बेटा। तो जितने हैं उतना पूरा लगाओगे। 1 किलो नहीं आ रहे तो आधा किलो नहीं मिलेंगे अपने को।
आधा किलो तो मिल जाएंगे। ठीक है, सो ध्यान में रखना, दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कब तक ये खुद को एडजस्ट करता है? जब तक वो जिसके कारण मोशन होने वाली है उस फोर्स तक, उस फोर्स के वैल्यू तक नहीं पहुंचता है तब तक। क्या सही है क्या? इज इट क्लियर? फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है 8 न्यूटन, पर ये हमेशा 8 न्यूटन नहीं रहेगा। दिस इज मैक्सिमम। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लेस देन, इस लेस देन को मत भूलना, इज लेस देन और इक्वल टू। अगर लेस देन से काम नहीं होगा तो इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? म्यू एस इंटू एन के। क्या सही है? आया है क्या सबको ध्यान में? यस क्लियर? किसी के मन में अभी कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। क्या पूछना है? अच्छा देखो, हाँ चलो। सो अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं। किसी ने तो सर ये चौथे पॉइंट का एग्जांपल बताना। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या, अभी वो देखते हैं। कभी कभी इस प्रकार से घसरगुंडी होती है, इसे प्लान करेंगे, और ये कुछ तो एंगल है अल्फा। अब क्या होगा, इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब देखो, अब मैं ये एंगल बढ़ाते जा रहा हूं। क्या होगा, एक समय आएगा जब ये ऑब्जेक्ट इस नीचे वाले स्लाइड में स्लाइड चला जाएगा। सर ये नीचे क्यों जाएगा? ये नीचे स्लोप के कारण, पर स्लोप के कारण क्या फर्क पड़ेगा उसको? उसकी मोशन हो रही है, मतलब उस डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। नहीं ना, फ्रिक्शनल फोर्स तो होने वाले मोशन को अपोजिट करता है। तो आपको ध्यान में आएगा, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट उस डायरेक्शन में रहेगा। देखो क्या होने वाला है। इस ऑब्जेक्ट का वेट है mg, ठीक है। अगर ये एंगल मेरा थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। कोई बता सकता है ये थीटा क्यों रहेगा? बताओ क्यों रहेगा ये थीटा? क्योंकि वो नॉर्मल टू सरफेस है और नॉर्मल परपेंडिकुलर रहता है। तो थीटा दे रहे हैं ना हम, ये थीटा क्यों है? तो देखो वेट कैसे एक्ट होता है, वेट कैसे एक्ट होता है? वेट कौन से डायरेक्शन में एक्ट होता है? अरे वेट कौन से डायरेक्शन में एक्ट होता है? डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखो अभी मैंने अगर इसको यहाँ पर लाया है, ये थीटा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये एंगल अगर 90 हो गया तो ये एंगल कितना रहेगा?
ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। क्यू सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 में से ये 90 चला गया तो इन दोनों के एडिशन 90, इन दोनों में से ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा रहेगा। इज इट क्लियर? अरे हाँ या ना? यस सर। ओके, अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ ये सरफेस को पैरेलल वाला पार्ट है, ये सरफेस को परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर इनके बीच में एंगल कितना रहेगा? 90। 90 में से ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना रहेगा? थीटा। क्या क्लियर है? अरे हाँ या ना? ठीक है, इसलिए ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब ये थीटा के अपोजिट वाला जिसको यहाँ पर निकाला है, दिस विल बी mg sin थीटा, और ये हो जाएगा mg cos थीटा। अब इस mg cos थीटा को, इस mg cos थीटा को बैलेंस करने के लिए सरफेस एक फोर्स लगाता है विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसका नाम क्या रहेगा? The force which is perpendicular to surface is called as normal reaction and this is parallel to surface. ये mg sin थीटा इस ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर जाने का काम करेगा, इसको अपोज करने का काम कौन करने वाला है? ये होने वाले मोशन को अपोज करने का काम फ्रिक्शनल फोर्स करेगा। क्या सही है? Yes, sir. जब तक this frictional force is balancing mg sin थीटा, तब तक ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जाएगा, तब तक ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जाएगा। क्या सही है? जिस मोमेंट पर, ठीक है, दिस मोमेंट पर दिस mg sin थीटा इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, उस मोमेंट पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा। क्या सही है? अरे हाँ या ना? अब देखो, जो पार्ट हम कह रहे थे, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू वेट, कि ये वाली केसेस है नॉर्मल रिएक्शन ये वेट के इतने नहीं रहने वाली है। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब हम यहां से आगे जाते हैं। मुझे ये बताओ, थीटा की वैल्यू बढ़ते गई तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू के साथ क्या होगा? बढ़ेगी। कॉस थीटा के वैल्यू के साथ क्या होगा? कम होगी। ठीक है, मतलब mg sin थीटा के वैल्यू के साथ क्या होगा? बढ़ने वाली है। फ्रिक्शनल फोर्स के वैल्यू के साथ क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा इन्वर्सली है। देखो, अगर साइज मतलब बढ़ा दी तो स्लोप बढ़ेगा और उसके वजह से ऑब्जेक्ट जो भी है वो नीचे चल जाए। सर जी, अपन मैथमेटिकली इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मला वाटलं म्हणून मी सांगितलं असं ग्रेविटेशन चुकी- कंपोनेंट ज्यादा बढ़ेगा। मला वाटलं आणि मी सांगितलं असं चालत नहीं आपल्याकडे, हमने को वो लॉजिकली बताना पड़ता है। तो देखो, मैं क्या कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो। थीटा की वैल्यू बढ़ी, ठीक है, थीटा की वैल्यू जब 0 रहती है, 30, 45, 60, 90, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ मुझे। कॉस 0 1, 1, कॉस 30
√3 cos 45 1 by √2 cos 90 by 2 1 0 0 0 sin थीटा की वैल्यू बताओ मुझे।0 1 by 2 1 by √2 √3 by 2 1 तो थीटा की वैल्यू जब बढ़ रही है तब cos थीटा की वैल्यू कम हो रही है और sin थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। मास बढ़ेगा थीटा कम ज्यादा होने के साथ, वॉल्यूम अच्छे से नहीं आ रहा। मास बढ़ेगा। मेरे आवाज के साथ भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, बीच बीच में कुछ तो अलग ही आवाज आ रही। हाँ क्या है, बहुत सारे लोग हेडफोन यूज करते हैं एंड इन हेडफोन में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा ना तो वो रोबोट जैसी आवाज आने लगती है। ठीक है, मेरे आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर। क्लियर है ना? हाँ। सो देखो, अब देखो क्या कह रहे हैं हम, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी, तो ये mg साइन थीटा नीचे खींचने वाला फोर्स इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। और हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स म्यू तो कांस्टेंट है, ये नेचर पर डिपेंड करेगा। m मास है ऑब्जेक्ट का, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो म्यू mg कांस्टेंट है, cos थीटा इसके साथ है, तो इसकी वैल्यू कम होने वाली है। सो देखो अभी क्या हो रहा है, अभी हम ये धीरे धीरे एंगल बढ़ा रहे हैं तो खींचने वाला फोर्स बढ़ रहा है और रोकने वाला फोर्स ये कम हो रहा है। एक कंडीशन आ जाएगी जिस मोमेंट पर ये ऑब्जेक्ट स्लाइड होने लगेगा, क्योंकि ये mg sin थीटा खींचने वाला फोर्स विल बी ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्या सही है? ऐसे वैल्यू पर ये जो एंगल रहेगा उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहते हैं उसे? एंगल ऑफ रिपोज, जनरली डिनोटेड बाय अल्फा। द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन for which body is at rest on inclined plane, after which it will start moving downward. ठीक है, इस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम अल्फा कह रहे हैं, ये वो मैक्सिमम एंगल रहेगा जब ऑब्जेक्ट रेस पर है। उससे थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाया तो यह ऑब्जेक्ट नीचे आने वाला है। इज इट क्लियर? वैसे ही और एक एंगल हम डिफाइन करते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन? जनरली डिनोटेड बाय लैम्बडा। द एंगल बिटवीन maximum value of frictional force and normal reaction angle between resultant of
maximum value of frictional force and the angle between resultant of maximum value of frictional force and normal reaction उल्टा लिखते हैं इसको। Angle between normal reaction and resultant of maximum value of frictional force and normal reaction is called as angle of friction। मतलब क्या सर? तो देखो ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है जिसके कारण इसकी मोशन होने वाली है। ये होने वाले मोशन को अपोज करने का काम हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा है। ठीक है, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। सो देखो ये दोनों की रिजल्टेंट कैसे आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट, इस दोनों का रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस आर। तो नॉर्मल रिएक्शन एंड इस आर के बीच का एंगल इज अवर लैम्बडा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या सही है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो देखो हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुंचे। तो हमने वी स्टार्टेड विथ फ्रिक्शन। क्या कहा? फ्रिक्शन के दो टाइप है, स्टैटिक, काइनेटिक। स्टैटिक मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, काइनेटिक मतलब ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। फिर हमने क्या कहा? स्टैटिक में ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा और एक्सटर्नल फोर्स उसको मूव करने की कोशिश करेगा। इस होने वाले मोशन को अपोज करने का काम स्टैटिक फ्रिक्शन करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज आइदर लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन। क्लियर है? ठीक है सर। Fs is static frictional force, mu s is coefficient of static friction। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पर। n is normal reaction। फिर काइनेटिक, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस। दो सरफेस के बीच की रिलेटिव मोशन अपोज करने का काम काइनेटिक फ्रिक्शन करेगा। इसके दो टाइप है, स्लाइडिंग, रोलिंग। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, सो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू के इंटू एन। एफ के इज काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एन इज नॉर्मल रिएक्शन। फिर कुछ पॉइंट हमने लिख लिए। Frictional force is independent of area of contact and nearly independent of velocity। क्या सही है? फिर हमने कहा frictional force depends on nature of surfaces in contact। ठीक है। दूसरा, frictional force depends on normal reaction rate। ध्यान में रखना, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये पार्ट अभी क्लियर है? फिर हमने कह दिया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ये स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा रहेगा एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स ये रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा रहेगा। फिर हमने ये थोड़ा सा समझ लिया एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या होता है।
ठीक है, फिर इंक्लाइंड प्लेन पर भी देख लिया किस प्रकार से ये बिहेवियर रहने वाला है, और फिर आगे गए, हमने एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन किया। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? तो एंगल ऑफ रिपोज ये वो एंगल है जिसके वो मैक्सिमम एंगल रहेगा जिसके लिए दिस ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। इससे ज्यादा अगर एंगल होता है तो ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू करेगा। एंड फिर हमने देखा एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये क्या है? तो नॉर्मल एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, इनके रिजल्टेंट के बीच का फोर्स एंगल है। रिजल्टेंट एंड नॉर्मल, रिजल्टेंट किसका? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल इनका रिजल्टेंट, और नॉर्मल इनके बीच का एंगल ये रहेगा। इज इट क्लियर? So with this we will stop today. Just take a minute.